अब बेटा समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अभी अपन ने ना इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था प्रोडक्शन। ये सारी सीरीज आपस में कनेक्टेड। आप देखो, पहले गुड्स प्रोड्यूस होंगे, प्रोडक्शन करेंगे तो क्या आएगी, कॉस्ट, फिर उसे बेचेंगे तो क्या आएगा, रेवेन्यू, और फिर हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम से प्रॉफिट डिटरमाइन करेंगे। तो सारी यूनिट आपस में कनेक्टेड है। अब कॉस्ट को समझने के लिए मुझे थोड़ा सा प्रोडक्शन दोबारा बताना है। आप सबको तो पता है, आप देखना बेटा। बेटा लास्ट चैप्टर में ना जब मैंने आपको प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करवाया था, तो ये जो प्रोडक्शन होता है ना, मैंने बताया था प्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है। याद है आप लोगों को बेटा? सर ये थोड़ी भूल जाएंगे। आजकल तुम्हारे घर पे मम्मी कुछ पूछती है, तुम यही बोलते हो ना, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस, इनपुट डालेंगे आउटपुट निकलेगा। याद हो गया होगा। प्रोडक्शन में बेटा एक तरह का प्रोसेस होता है, सुनिए ध्यान से। इस प्रोसेस में आपको याद है बेटा, हम लोग क्या देते थे, इनपुट देते थे, बहुत बढ़िया। और इनपुट देने से अपना क्या रिलीज होता था, आउटपुट। सर क्या मतलब? बेटा जैसे समझो ना, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, तो सर्विसेज मेरा आउटपुट है, लेकिन इन सर्विसेज को देने के लिए मुझे एक लैंड चाहिए। ऐसे थोड़ी रोड पे बिठा दूंगा आपको। मुझे सर्विसेज को देने के लिए आपके लिए चेयर चाहिए। अब मैं कॉल करके बोलूं उनको, भाई आ जाना सारे, घर से के कट्टा लेकर आना, आराम से पार्क में बैठेंगे। कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चाहिए, एसी, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, प्रोजेक्टर, चलो ये नहीं, बोर्ड तो चाहिए, कुछ तो चाहिए। तो ये सर्विसेज मेरी जो आउटपुट है, आउटपुट देने के लिए मुझे इनपुट चाहिए होता है। बेटा मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये इनपुट प्रोड्यूसर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? नहीं सर, मतलब अगर आपको आउटपुट रिलीज करना है तो आपको इनपुट देना है, और जब यहां पे प्रोड्यूसर इनपुट लगाएगा तो उस इनपुट में क्या उसका कोई एक्सपेंडिचर इनकर होगा? यस सर, एब्सोल्युटली। अगर सर ये जगह जो है रेंटेड है, तो यहाँ का रेंट पे करूंगा, एम्प्लॉयज की सैलरी पे करूंगा, कुछ काम वाम कराना उसके लिए वेजेस पे करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करूंगा, आपको शायद स्टडी मटेरियल कुछ मिलता होगा, उसकी अलग कॉस्ट आती होगी बनाने में, आपके टेस्ट होते हैं उसकी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की कॉस्ट आती है, समझो ना, मल्टीपल चीजें। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में आपने जितना भी इनपुट लगाया, उस इनपुट में प्रोड्यूसर ने जितना भी एक्सपेंडिचर करा, उस एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं कॉस्ट। क्या बोलते हैं? कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड। कौन इनकर करेगा? ये प्रोड्यूसर। अच्छा किसने कर रहा है? फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो डेफिनेशन आई, पहला पॉइंट, कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड। कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड। अच्छा किसने इनकर करा? प्रोड्यूसर ने। क्यों इनकर करा? फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड, तीन चीजें याद हो गई, प्रोडक्शन इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई दिक्कत? तो हम लिखते हैं बेटा, आपने बनाया डायग्राम, अबे साथ साथ लिख दो, साथ साथ करो, साथ साथ करो, जल्दी बना। इनपुट्स में एक्सपेंडिचर इनकर हुआ, एक्सपेंडिचर इनकर किसने करा था? प्रोड्यूसर ने। ये प्रोड्यूसर है, बाल बना दो प्रोड्यूसर। एक्सपेंडिचर इनकर बाय द प्रोड्यूसर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इसे बोलते हैं अपन कॉस्ट। पहले बताओ डेफिनेशन में कोई दिक्कत? तीन चीजें अंडरलाइन कर लेना, बस तीन चीजें। एक्सपेंडिचर इनकर प्रोड्यूसर करेगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसे अपन कॉस्ट बोलते हैं। भाई आपको कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब सर ये जो कॉस्ट होती है ना, ये दो टाइप में डिवाइडेड है। कॉस्ट की, कॉस्ट को हम दो पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ते हैं। तो यहां पे आप कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। बेटा एक टर्म होती है अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट मतलब जब आप अकाउंट्स पढ़ते हो ना, तो अकाउंट्स में आप पढ़ोगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इंटर ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में उसे। तो वो अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से कॉस्ट है। और अब जो हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? इकोनॉमिक कॉस्ट। तो कॉस्ट की दो ब्रांचेस होती है, एक होती है अकाउंटिंग कॉस्ट, एक होती है इकोनॉमिक कॉस्ट। सर क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? बेटा बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आप अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से कॉस्ट को पढ़ते हो, तो कॉस्ट ने ना, अकाउंटिंग कॉस्ट ने बोला भाई इसमें आपको
सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को इंक्लूड करना है। अकाउंटिंग कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या इंक्लूड होती है बेटा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? एक्सप्लिसिट। सॉरी, एक्सप्लिसिट क्या होती है बेटा? मैंने अभी कुछ नहीं बताया, बस आपको याद रखना है। कॉस्ट क्या है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड कॉस्ट कितने टाइप की? दो। अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से अलग, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से अलग। अकाउंटिंग से के पर्सपेक्टिव से कॉस्ट का मतलब है सिर्फ एक कॉस्ट, जो कि कौन सी है? एक्सप्लिसिट। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स में जाते हो, यानी अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, उसमें वो कहता है कि देखो, अकाउंट्स की बात तो हम गलत कह ही नहीं रहे, तो जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है वो तो कॉस्ट में आएगा ही आएगा। इकोनॉमिक्स कहती है इसके साथ कॉस्ट एक और होती है, जो कि होती है इम्प्लिसिट। जब मैं इकोनॉमिक में कॉस्ट की बात करता हूं, तो आपको एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट को इंक्लूड करके चलना है। सर एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट क्या होती है? मैंने कुछ नहीं बताया, बस मैंने इतना बताया अभी जो हम पढ़ेंगे वहां पे कॉस्ट कौन सी है? एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट या दोनों? दोनों। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? फिर से रिपीट कराओ। प्रोडक्शन प्रोसेस में अपन इनपुट डालते हैं, उस इनपुट में जितना भी एक्सपेंडिचर होता है उसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट। कॉस्ट की दो ब्रांचेस है, अकाउंटिंग में और इकोनॉमिक्स में। अकाउंटिंग में कॉस्ट इज ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और इकोनॉमिक्स में कॉस्ट का मतलब है इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट। सर अब ये क्या है बेटा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है वो डायरेक्ट कॉस्ट जो आपकी पॉकेट से आउटसाइडर को एक्चुअली जा रही है। मैंने ये एरिया रेंट पे लिया हुआ है, हर महीने 1 लाख रुपए मेरी पॉकेट से जाता है और आउटसाइडर को चला जाता है। कैसी कॉस्ट है? एक्सप्लिसिट। यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनकी सैलरी हर महीने मेरी पॉकेट से एक्चुअल में कैश का आउटफ्लो होता है किसी थर्ड पर्सन को, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। पंखा लगाया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। प्रोजेक्टर लगाया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। भैया प्रोजेक्टर लेने जाऊंगा तो उसको पैसे दूंगा ना, तो कैश का एक्चुअल में आउटफ्लो हो रहा है थर्ड पार्टी की तरफ, बदले में कोई गुड्स या सर्विस जो भी इनपुट आ रहा है। अकाउंट्स कहता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही कॉस्ट बोलते हैं। एक्सप्लिसिट कौन सी? डायरेक्ट कॉस्ट, जब आउटसाइडर को पे कर रहे हो और जिससे एक्चुअल में कैश का क्या हो रहा है? आउटफ्लो। क्लियर है? लेकिन इकोनॉमिक्स ने बोला देखो ये तो कॉस्ट है ही। अब सुनना बेटा, सौरभ सर ने ये इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश करा, उसके लिए उन्होंने एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो दबा के भाई लगाई, लैंड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सारी एक्सप्लिसिट है, सैलरीज पे कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही है। लेकिन एक बात बताओ, मान लो पूरे उसमें ना उन्हें 10 लाख रुपए लग गए, लेट्स अज्यूम 10 लाख में पूरा इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश हुआ। अब ये 10 लाख रुपए अगर वो बिजनेस में ना लगाते हुए सिर्फ अपने बैंक में एफडी करा देते, तो उन्हें क्या मिलता? इंटरेस्ट। यानी लाख रुपए पे लेट्स अज्यूम 8% के इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, तो पूरे साल का बेटा आराम से 8,000 रुपए उन्हें मिलते। अच्छा, क्योंकि उन्होंने ये पैसा बिजनेस में लगाया तो वो 8,000 रुपए मिले, तो क्या मैं इसे कॉस्ट का पार्ट मानूं? इकोनॉमिक्स कहते हैं यस, और इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब है जो आपने डायरेक्टली पे नहीं करा, लेकिन इनडायरेक्टली उस चीज के होने से आपकी इनकम खत्म हो गई। जैसे सौरभ सर का टाइम, सौरभ सर अगर यही टाइम किसी कंपनी में यूटिलाइज करते तो क्या उनको सैलरी मिलती? मिलती ना। लेकिन वो सैलरी वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं इस बिजनेस के लिए। तो यहां पे उन्होंने एक्सप्लिसिट कॉस्ट 10 लाख तो लगाई, साथ में भाई अगर इस बिजनेस में उन्होंने 1 साल दिया तो 1 साल में वो मान लो 15 लाख रुपए कमा सकते थे ना दूसरी जॉब से। तो 10 लाख रुपए से एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और 15 लाख जो जॉब छोड़ी उसके मिला के इम्प्लिसिट 15, एक्सप्लिसिट 10, टोटल कॉस्ट कितना पड़ गया बिजनेस का? 15 लाख, 25 लाख। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इकोनॉमिक्स जो है वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोल रहा है। एक्सप्लिसिट मतलब पैसा आपकी जेब से डायरेक्टली जा रहा है। इम्प्लिसिट मतलब डायरेक्टली पैसा नहीं जा रहा, बट वो भी कॉस्ट का पार्ट है। जैसे मैंने बता दिया रिटर्न ऑन कैपिटल, वो कैपिटल को आप कहीं इन्वेस्ट करते हो उससे रिटर्न आता, वो रिटर्न नहीं आ रहा क्योंकि आपने बिजनेस में लगा दिया, तो वो रिटर्न भी कॉस्ट का पार्ट है। हाँ जी। ना 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 ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होता बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है यहां पे मेरे पास है AC1, AC2 एयर कंडीशनर। एक AC1 जो है वो बढ़िया क्वालिटी का है, उसका प्राइस है 15,000। दूसरा AC जो है वो भी बढ़िया क्वालिटी का है, उसका प्राइस है 12,000। लेकिन मैंने ये परचेज करा, इसमें ज्यादा फीचर्स है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है 12,000। ये जो है दिस इज योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट अगर आपने यहां पे इनकर नहीं करी होती
तो आप ये वाला एसी परचेज करते। अगर आप ये वाला एसी परचेज करते, इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी इम्प्लिसिट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जो आपके पास नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है वो अलग होता है, इम्प्लिसिट अलग होता है। कोई दिक्कत? तो इकोनॉमिक्स जो है ना, वो एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट दोनों को आपको लेके चलेगी। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, थोड़ा सा इसको लिखवा देता हूं मैं। चलिए थोड़ा सा लिख लो भाई, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में थोड़ा थोड़ा बस। एक्सप्लिसिट में लिखो प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन which producer employs from outside। वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस जो प्रोड्यूसर आउटसाइड से थर्ड पर्सन से लेकर आ रहा है। और इसमें क्या होता है, ब्रैकेट में लिखना एक्चुअल कैश पेमेंट होती है। व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट? इम्प्लिसिट में लिख लो आप रिटर्न ऑन कैपिटल, या फिर एंटरप्रेन्योर टाइम एक्सेट्रा। कोई दिक्कत यहां तक? तो मैंने कॉस्ट की डेफिनेशन बता दी और मैंने कॉस्ट का पर्सपेक्टिव बता दिया कि इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से कॉस्ट क्या होती है। पहले बताइए यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर एकदम भाई आपको? भाई क्लियर है? अच्छा एक और चीज होती है बेटा, कहीं साइड में लिख लेना, थोड़ा सा काम का है। कॉस्ट का ना और दो ब्रांचेस में अपन डिवाइड करते हैं, नोट बना के लिख लेना। कॉस्ट को दो ब्रांचेस में और डिवाइड करते हैं। एक होती है फिक्स कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। बेटा फिक्स कॉस्ट जो है ना, वो कॉस्ट होती है जो इनकर होती है ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स। सर फिक्स फैक्टर्स मतलब बेटा जैसे लैंड, अब लैंड का रेंट है, वो रेंट तो पे करना ही है, चाहे इस बैच में एक बच्चा है या 1,000 बच्चा है, रेंट तो पे करना ही है ना। तो फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स फैक्टर्स पे लगती है। ऑन दी अदर हैंड वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो इनकर होती है ऑन वेरिएबल फैक्टर्स। सर वेरिएबल फैक्टर्स मतलब बेस्ट एग्जांपल आप समझिए, रॉ मटेरियल। अगर मुझे प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो रॉ मटेरियल क्या लेना पड़ेगा, ज्यादा। अगर प्रोडक्शन कम होगी तो रॉ मटेरियल क्या आएगा, कम। यानी रॉ मटेरियल की कॉस्ट डिपेंड कर रही है प्रोडक्शन पे ना, यह वेरिएबल कॉस्ट फ्लक्चुएट करती है विद आउटपुट। रेंट जो है वो फिक्स कॉस्ट है, आप प्रोडक्शन ज्यादा करो प्रोडक्शन कम करो या मत करो, भाई फिक्स फैक्टर है, देना ही देना पड़ेगा, कोई चेंज नहीं हो सकता। क्लियर है? याद है? क्लियर? अब मैं मेन टॉपिक पे जा रहा हूँ। मेरे हिसाब से आपका ये पूरा एक पेज भी तो आ गया होगा, अगर थोड़ा स्पेस भी बचा भी है कोई दिक्कत नहीं है। आप एकदम बिल्कुल फ्रेश टॉपिक फ्रेश पेज से डालो हेडिंग, लाइन के एकदम सेंटर में। अब आपको एक चार्ट बना के दूंगा मैं पूरा, और उसमें आपके पूरे नोट समराइज हो जाएंगे अच्छे से। लाइन के एकदम सेंटर में आप हेडिंग डालो कॉस्ट, और इस कॉस्ट को आप तीन कैटेगरी में डिवाइड करो बेटा। कॉस्ट को आप तीन कैटेगरी में डिवाइड करो। सबसे पहले आप लिखेंगे बेटा टोटल कॉस्ट, सेकेंड आप लिखेंगे बेटा एवरेज कॉस्ट, आपके रजिस्टर के हिसाब से।
वर्टिकली बहुत ज्यादा जाएगा। बेटा टेलीफोन डायरी आती है ना वो छोटी वाली, वही ले आते हैं बेटा। तुम्हारा तो रजिस्टर भर जाएगा इसी नोट में। वर्टिकली ज्यादा स्पेस जाएगा। अब करो एडजस्ट। नॉर्मल रजिस्टर है हाँ, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड कर ले बस। मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपको 3 कॉस्ट पढ़नी है। टीसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एवरेज कॉस्ट को शॉर्ट फॉर्म में एसी बोलते हैं, और मार्जिनल कॉस्ट को शॉर्ट फॉर्म में एमसी बोलते हैं। वो वाला नहीं जो तुम सोच रहे हो, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। एक दो तो हंस गए थे, एमसी बोलते ही हंस गए थे एक दो। ये मार्जिनल कॉस्ट है, सुन ले तू ओए, और तू हंस रहा है। मार्जिनल कॉस्ट है ये। घर पे मत बता दियो कहीं मम्मी एमसी बढ़ा रहे सर। अब देखो बेटा, अब यहां तक आपने ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद कुछ बनाना नहीं है, ना कुछ नोट करना है, आपको बस सुनना है, सिर्फ सुनना है और कुछ नहीं करना। बिल्कुल साइड में आ रहा हूं मैं, आपको प्रॉपर नोट्स बनाऊंगा, अभी आप छोड़ दो, बस इतना सुन के रख दो, पेन में रख दो, मत करो जिंदगी बर्बाद, पेन रख दो। अच्छा मैं सबसे पहले किस पे आ रहा हूं बेटा? भाई टोटल कॉस्ट नाम से पता लग रहा है भाई, जितनी भी कॉस्ट लगी, जितनी भी, उसका क्या कर दो, सम। अच्छा जितनी भी मतलब फिक्स फैक्टर में, वेरिएबल फैक्टर में, दोनों में। वो कह रहा है आपने जितनी भी वेरिएबल फैक्टर में कॉस्ट लगाई, जितनी भी फिक्स फैक्टर में कॉस्ट लगाई, सारी कॉस्ट का सम कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट। यानी टोटल कॉस्ट को ना नोट नहीं करना कुछ भी, टोटल कॉस्ट को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। एक होती है टोटल फिक्स कॉस्ट, और एक होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब ये है क्या सर, समझो बेटा, टोटल फिक्स कॉस्ट वो टोटल कॉस्ट है जो सिर्फ किस पे लगी है, फिक्स्ड फैक्टर्स पे। फिक्स्ड फैक्टर्स का मतलब, मान लीजिए मेरे को बेटा गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। अब गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए मैंने बोला यार फैक्ट्री लानी पड़ेगी, तो फैक्ट्री का सबसे पहले क्या जाएगा, रेंट। एक्सपेंसिव गिनाओ। रेंट के साथ साथ मुझे प्लांट एंड मशीनरी लानी पड़ेगी, इसके साथ साथ मुझे रॉ मटेरियल भी लाना पड़ेगा, इसके साथ साथ क्या, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आएगा मेरी उसमें, सर सैलरी पे करनी पड़ेगी, कभी कभी वेजेस पे करनी पड़ेगी, और कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, वाटर कंजम्पशन, चलो वाटर, ये क्या प्रोडक्शन कर रहा हूं मैं, पानी पिलाऊंगा मैं। अब क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं शराब प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसमें पानी कैसे, ये तो बहुत डेप्थ में चलेगी कौन सही भाई। लिख दो भाई, दीदी गुस्सा हो गई, अब तो लिखना पड़ेगा भाई, ये तो इधर आना सर बाहर। नहीं ऐसे नहीं, हाँ वाटर बॉडी बोल दिया, खत्म बात। हाँ और क्या रे, अबे तुम क्या अकाउंट्स के पीरियड के वो क्यों बता रहे हो मुझे, ठीक है चलो ये लेके चलते हैं, ठीक है। अब इसमें से ना मान लीजिए यार ये वाटर तो मुझे हटा रहे थे, बहुत ही गंदा था सर भाई, बिल्कुल ही गंदा था, कोई सेंस नहीं थी इसकी। बेटा मान लो रेंट आपने पे करा 1 लाख, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी आप लेकर आए बेटा 10 लाख की, रॉ मटेरियल आपका रहा है 2 लाख का, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 1 लाख, सैलरी आपने पे करी मैं नहीं ले रहा वाटर, कर लो कुछ भाई, मैं नहीं ले रहा, लगी है भाई, पीछे पड़ गए भाई ये तो। नहीं वाटर लो सर आप, पता नहीं मुझे, मतलब हाँ हो सकता है, इतना नहीं जाते थोड़ा। अच्छा देखो ये मेरी टोटल कॉस्ट है। अच्छा टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है कोई बताएगा यार, 1 2 14 लाख 75,000, दिस इज माई टोटल कॉस्ट। अब इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक होगी टोटल फिक्स कॉस्ट, एक होगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब है सिर्फ वो टोटल कॉस्ट जो फिक्स्ड है, जो अगर मैं प्रोडक्शन करूं या ना करूं, फैक्ट्री बंद भी रहे ना तब भी लगेगी। सर मतलब बेटा रेंट सबसे पहले, अबे थम जाओ, रेंट 1 लाख रुपए, ये मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट का पार्ट है। प्लांट एंड मशीनरी भाई वो तो लेकर आ गया, अब वो तो फिक्स है, चाहे उसमें बनाऊं सामान या ना बनाऊं, तो ये 10 लाख। अच्छा रॉ मटेरियल फिक्स है क्या, अरे सर प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे रॉ मटेरियल चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी फिक्स है क्या, सैलरी, सर सैलरी फिक्स है, देनी है 50,000, और वेजेस, इसके अलावा जितने भी वेरिएबल है, रॉ मटेरियल कितने का 2 लाख,
इलेक्ट्रिसिटी 1,25,000। समझ रहे हो क्या बेटा? तो मेरी जो टोटल फिक्स कॉस्ट है जो सिर्फ फिक्स फैक्टर पे लगी है वो कितनी है? 11,50,000। और रिमेनिंग कितना हो गया? 3,00,000। ये मेरी वेरिएबल है बेटा। वेजेस जो है ना, देखो इकोनॉमिक्स में हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो परमानेंट स्टाफ होता है उसे हमेशा सैलरी पे होते हैं, वो फिक्स्ड है। वेजेस जो है ना वो डेली बेसिस पे काम होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये पंखा खराब हो गया, अब मैंने बाहर से इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, मैंने कहा भाई एक काम कर दे, पंखा ठीक कर दे। अब वो कोई मेरा परमानेंट स्टाफ है? अच्छा फिक्स्ड है कि हर महीने पंखा खराब करूंगा, जिस दिन खराबी में पत्थर मार दिया ले खराब हो जा, उसे बुलाऊंगा ना भाई, फिक्स कॉस्ट है मेरी, फिक्स कॉस्ट तो बियर करनी पड़ेगी, ऐसे करूंगा मैं। वेरिएबल है ना भाई, अगर पंखा खराब हो गया महीने साल में तो एक बार बुला दूंगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। टेम्पररी लेबर विच आर नॉट परमानेंट। मान लो मुझे प्रोडक्शन करनी है, 10 लेबर तो मेरे फिक्स्ड है, फिक्स जिन्हें करना ही करना है, तो ये तो परमानेंट लेबर हो गए, इन्हें सैलरी पे करूंगा। अब मान लो दिवाली आ गई, अब दिवाली मुझे प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, तो मैंने बोला यार 10 दिन के लिए ना तू आ जा। अब क्या इस बंदे को मैं परमानेंट रख रहा हूँ? हर महीने फिक्स कॉस्ट है इसकी, वो तो ओकेजनली दिवाली आ गई प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो लेबर को बुला लिया, तो ये क्या है मेरी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो मैं टोटल कॉस्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं, एक होती है टोटल फिक्स कॉस्ट, एक होती है टोटल वेरिएबल। टोटल वेरिएबल वो टोटल कॉस्ट है जो किस पे लगी है बेटा? वेरिएबल फैक्टर्स पे। ये चीज समझ आती है? बहुत बढ़िया बेटा। टोटल फिक्स कॉस्ट जो होती है ना वो नेवर जीरो इवन व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो। अरे भाई अगर यहाँ पे एक बच्चा भी ना आए तो क्या लैंडलॉर्ड मुझे बोलेगा सर आपके इस बार बैच नहीं बना, चलो एक काम करो छुट्टी देते हैं? ऐसे तो नहीं करेगा, रेंट तो पे करना है। तो प्रोडक्शन हो या ना हो टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा इनकर होगी। अच्छा लेकिन वेरिएबल कॉस्ट, अगर यहाँ पे बच्चा नहीं आए, बच्चे यहाँ क्लास नहीं हुई, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट होती है बेटा वो व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमेशा क्या होगी? जीरो। अच्छा अगर प्रोडक्शन जीरो है तो टीएफसी जीरो है, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हुई तो क्या टोटल फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगी? सर वो तो फिक्स है, अगर बच्चा नहीं आ रहा तब भी रेंट देना है 1,00,000, अगर 10 बच्चे आ रहे तब भी रेंट देना है 1,00,000, अगर 100 बच्चे आ रहे तब भी रेंट देना है, तो टीएफसी कभी जीरो नहीं होगा। और इसके साथ साथ वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। अगर आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो उससे टोटल फिक्स कॉस्ट में कोई भी इंक्रीज नहीं आता। लेकिन ऑन दी अदर हैंड वेरिएबल कॉस्ट व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो टीवीसी जीरो। और जैसे जैसे बैच बड़ा बना, बैच 1 से बैच 2 हो गए, तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या आएगा? जो स्टेशनरी है, जो बुक्स आपको दे रहा हूं उसका बिल क्या आएगा? ज्यादा। तो यहां पे ये हमेशा डायरेक्टली वेरी करेगी विद आउटपुट। सर मतलब बेटा जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? तो ये समझ आता है? ठीक। अच्छा ये क्योंकि कांस्टेंट है तो यहां पे मैं एक्स ले रहा हूं, यहाँ पे वाई, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे मैंने लिया यूनिट्स, यहाँ पे लिया टोटल फिक्स कॉस्ट। एक बात बताओ पहले मुझे, जब प्रोडक्शन जीरो होती है ये कभी जीरो होता है? नहीं। तो ये ओरिजिन से बनेगा, ओरिजिन से ऊपर से? हमेशा ओरिजिन से ऊपर से, क्योंकि ये शो कर रहा है कि भाई इवन व्हेन यूनिट्स आर जीरो टीएफसी लग रहा है, और हमेशा क्या रहता है? पैरेलल टू ऐसे, क्योंकि आप यूनिट्स को 1 कर लो, यूनिट्स को 2 कर लो, 3 कर लो, इसकी कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी? सेम। अच्छा वेरिएबल में थोड़ा मजे, इसको देखना, वेरिएबल में जब प्रोडक्शन जीरो होता है तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जीरो। तो हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? और जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ा रहे हो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। तो सर हमने इसे ऐसे कर देगा? नहीं बेटा, इसका जो बिहेवियर होता है ना वो होता है, इसे बोलते हैं इनवर्स एस शेप। क्या बोलते हैं? इनवर्स एस शेप। हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा और इनवर्स एस शेप बनेगा। सर ऐसा क्यों बनता है? तो इसका रीजन बस आप इतना ले लो, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। पढ़ा ये लॉ? कहां पढ़ा था? प्रोडक्शन में पढ़ा था, टीपी इंक्रीजेज एमपी इंक्रीजेज वो सब, उसकी वजह से ये रखता है। सर ऐसा क्यों होता है बेटा? ये मैं आपको जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना तब एक सेकंड के लिए बता दूंगा थोड़ा सा। प्रोडक्शन और कॉस्ट और रेवेन्यू ना सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो ये इसलिए इनवर्स एस शेप बनता है। ये कोई दिक्कत? चलो, तो ऊपर ऊपर की चीज मैंने बता दिया और कुछ नहीं है। और टोटल कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है टीएफसी प्लस, दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल कॉस्ट बनेगी।
ये बातें समझ आई आपको? अब इसको थोड़ा तमीज से लिख ले अपन, ऐसे तो लिख लीजिए। आ जाओ बेटा, अपनी छोटी छोटी कॉपी निकालो, पहली हेडिंग डालो। टोटल कॉस्ट वाला साइड बता रहा हूँ पहले, सबसे पहले लेफ्ट कॉलम में आएगा पूरा जो आएगा ये कॉस्ट की साइड चल रही है ना। आज हमें एवरेज करना ना मार्जिन, आज का हमारा गोल है सिर्फ टोटल, बस लिखवाना है, समझा तो मैंने दिया। टोटल कॉस्ट पे आइए भाई, सबसे पहले पॉइंट लिखो टोटल फिक्स कॉस्ट। इसके अंदर सबसे पहली हेडिंग बनाओ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। पॉइंट नंबर 1, सारे पॉइंट्स आपको बता दिए, वही लिखवा रहा हुआ सब। पॉइंट नंबर 1, इट इज द कॉस्ट paid to fixed factor of production. It is the cost paid to fixed factor of production. Point number 2, it is paid even when production is zero. It is paid even when production is zero. Point number 3, क्या हो गया वाईफाई को? चल रहा है वाईफाई? अब कनेक्ट हो गया। ये वाटर की वजह से हुआ है। एग्जाम्पल उनके वो कह रहा है कि भाई अब तो नहीं चल पाऊंगा मैं। अच्छा इसलिए हुआ है। थर्ड पॉइंट लिखो बेटा, इट डज नॉट वेरीज along the आउटपुट। फिक्स कॉस्ट कभी भी आउटपुट के साथ वेरी नहीं करता, वो हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो। ज्यादा होगी तब भी वही रहेगा, कम होगी तब भी वही रहेगा, नहीं होगी तब भी वही रहेगा। राइट, इट डज नॉट वेरी along with the आउटपुट। पॉइंट नंबर 4 में आप डायग्राम बना लीजिएगा, x 0 y, दिस इज टोटल फिक्स कॉस्ट। यहां पे आप ले लेंगे बेटा यूनिट, और जो है कभी ओरिजिन से बनेगा ये, हमेशा ओरिजिन से, क्योंकि सर व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो टीएफसी कुछ ना कुछ होगा, और हमेशा सेम रहने के कारण ये बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये बन गया टीएफसी। इसी डायग्राम के नीचे लिख लो, इट्स कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्यू टू इट्स कांस्टेंट वैल्यू, ड्यू टू इट्स कांस्टेंट वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5,
its curve start from y-axis represents TFC is paid even when production is zero. Even when production is zero. और last point number 6, it is known as, इसे अपन बेटा sunk cost भी बोलते हैं, TFC को अनट्रैक्टिव कॉस्ट भी बोलते हैं, अनट्रैक्टिव कॉस्ट। और इसके एग्जांपल्स आर रेंट, सैलरी टू परमानेंट एम्प्लॉइज एक्सेट्रा। इट इज नोन एज संक कॉस्ट और अनट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव नहीं है वो, अनट्रैक्टिव। ठीक है, ये अपन ने टोटल कॉस्ट में टीएफसी के कॉलम में लिखा। कुछ पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा बेटा। देखो सबसे पहले ये कॉस्ट पेड है टू फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इट इज द कॉस्ट पेड टू फिक्स फैक्टर। ये पेड होती है इवन व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो। सर क्या ये आउटपुट के साथ वेरी करती है? इट डज नॉट वेरी विद आउटपुट। कर्व जो बनेगा वो बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। ये कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, हमेशा वाई एक्सिस से होगा। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि टीएफसी इज पेड इवन व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो, और इसे संक कॉस्ट, अनट्रैक्टेड कॉस्ट भी बोलते हैं। ये टोटल कॉस्ट के अंदर लिखना है। पहला पॉइंट टीएफसी, अगला पॉइंट डालो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पॉइंट नंबर 2 डालेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, पॉइंट नंबर 1 लिखो। इट इज द कॉस्ट पेड टू वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। It is the cost paid to variable factors of production. Second लिखो, it is not paid when production is zero. It is not paid when production is zero. Point number 3, it directly varies with output. भाई डायरेक्टली वेरी मतलब आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, आउटपुट कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। फिक्स में ऐसा नहीं होता था, वो फिक्स रहती थी। प्रोडक्शन नहीं होगी तो ये जीरो होगा, ऐसा उसमें नहीं होता था। वो तो लगेगा ही भाई, और सेम लगेगा हर लेवल पे। फोर्थ पॉइंट में आप इसका डायग्राम बनाइए। कैसा बनता है इसका डायग्राम? ओरिजिन से स्टार्ट होगा, इनवर्स एस शेप ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एक्स, जीरो, वाई, यहां पे आप लेंगे बेटा यूनिट्स को, और यहां पे आप लेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हमेशा याद रखेंगे बेटा ओरिजिन से स्टार्ट करना है इसे, क्योंकि व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो जीरो। और इनवर्स एस शेप लेके आना है, दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसी के नीचे लिख लेना, इट्स कर्व इज inverse S-shaped curve is inverse S-shaped curve due to law of variable proportion, due to law of variable proportion।
नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 या 5 जो भी होगा, इट्स कर्व start from origin represent that TVC is not paid when production is zero. TVC is not paid when production is zero. और लास्ट इसके एग्जाम्पल लिख लीजिएगा बेटा, wages, raw material, fuel and power, etc. टोटल फिक्स डन, टोटल वेरिएबल डन. वेरिएबल वाले में से अंडरलाइन कर लेना. सबसे पहला कॉस्ट पेड टू वेरिएबल फैक्टर्स. दूसरा, जब प्रोडक्शन जीरो होता है क्या वेरिएबल कॉस्ट पे होती है बेटा? नॉट पेड. डायरेक्टली वेरी करेगा आउटपुट से, मतलब आउटपुट बढ़ेगा प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, आउटपुट कम होगा वेरिएबल कॉस्ट कम होगी. कर्व कैसा बनता है? इनवर्स एस शेप. क्यों बनता है? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. ये हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा. क्यों? क्योंकि टीएफसी इज नॉट पेड व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो. और लास्ट हेडिंग आपकी थर्ड पॉइंट डालो, टोटल कॉस्ट. बस 10 मिनट. 8 मिनट. कैसे रिजिड हो यार तुम, बिल्कुल कसम से. तुम्हारा टेस्ट कितने बजे का है? टेस्ट है तुम्हारा? चलो लिखो लिखो लिखो. इट इज द कॉस्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इट इज द कॉस्ट ऑफ ऑल फैक्टर. बेटा जब मैं ऑल की बात कर रहा हूं इसका मतलब टोटल कॉस्ट में फिक्स वाली भी टोटल कॉस्ट लेनी है और वेरिएबल वाली भी, याद रखेंगे. पॉइंट नंबर 2, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स और वेरिएबल का समय. अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना. अच्छा एक बात बताओ, अगर प्रोडक्शन जो है वो जीरो है उस लेवल पे टीएफसी क्या होता है? जीरो या कुछ कुछ. लेट्स अज्यूम 100. अच्छा टोटल वेरिएबल क्या होता है? जीरो या कुछ? जीरो. समझते हो? जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा फिक्स कॉस्ट तो लगेगी, वेरिएबल नहीं लगेगी. तो मैं ऐसे बोल सकता हूं एट जीरो लेवल जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल फिक्स कॉस्ट के इक्वल है. अरे क्योंकि सर वेरिएबल तो जीरो होगी ना और फिक्स 100 होगी, तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी? जितना फिक्स होगा. सिर्फ जीरो लेवल पे, सिर्फ जीरो लेवल पे. बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बोल सकता हूँ. तभी ना बेटा जो टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट होते हैं ना, ग्राफ में उनका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा सेम रहता है. टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा ऊपर से स्टार्ट होता था. आप आओ यहाँ पे, इसी पॉइंट से ना टोटल कॉस्ट भी स्टार्ट होगा. ठीक है, तो यहाँ लिखो थर्ड पॉइंट डायग्राम बनाते हैं अपन. अब तीनों का डायग्राम एक साथ बना रहा हूं. यहाँ पे x, 0, y. यहाँ पे मैं बना रहा हूं टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट. सबसे पहले आप बनाएंगे टोटल फिक्स कॉस्ट. हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगा और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? कांस्टेंट. वेरिएबल कॉस्ट हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगी क्योंकि व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो टीवीसी इज जीरो. और ये इनवर्स एस शेप्ड बनता है. ये बनता है इनवर्स एस शेप्ड ड्यू टू लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन. जब टोटल कॉस्ट आप बनाओगे ना तो हमेशा उसे टीएफसी से स्टार्ट करना और ये भी इनवर्स एस शेप्ड बनेगा. हाँ जी, ये हमेशा. और टीएफसी और टीसी बिगिनिंग में इक्वल होंगे, पहली चीज. दूसरी चीज टीसी भी इनवर्स एस शेप बनेगा.
और तीसरी चीज अगर आप देखो ना बेटा, इनके बीच का जो गैप है वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि इनके बीच का गैप क्या है, टीएफसी, और ये हमेशा क्या रहता है। तभी आप देखोगे टीसी और टीवीसी आपस में ना पैरेलल बन रहे हैं, ना ये दूर जा रहे हैं ना ये पास आ रहे हैं। बना लिए तीनों एक साथ, एक दो पॉइंट और लिख लो, बस खत्म हो गया। नेक्स्ट आओ, इट्स कर्व is inverse S-shaped, representing law of variable proportion. Next point. At level 0, TC is equals to TFC because TVC is 0, hence it always start from y-axis. इट का मतलब टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। टोटल कॉस्ट हमेशा y-axis से स्टार्ट होगा, जहां से टोटल फिक्स कॉस्ट स्टार्ट हो रहा है। और लास्ट पॉइंट, it is parallel to TVC because the gap between TC and TVC is total fixed cost and TFC is constant. मेरे हिसाब से बेटा क्लियर है। मैं फिर से रिपीट करूं, आज हमने कॉस्ट करा। कॉस्ट वो एक्सपेंडिचर है जो प्रोड्यूसर लगाएगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉस्ट में इकोनॉमिक्स में दो चीजें आएंगी, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। फिर कॉस्ट को मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड करा, टोटल, एवरेज, मार्जिनल। सबसे पहले हमने स्टार्ट करा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में दो ब्रांचेस है, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो फिक्स फैक्टर पे लगेगी। व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो, टोटल फिक्स कॉस्ट तब भी लगेगी, और ये चेंज कभी भी नहीं होती ड्यू टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कितनी भी हो जाए, ये हमेशा एक लेवल से स्टार्ट होगी और हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसलिए कर्व बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टीवीसी की बात करूं तो व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो, टीवीसी जीरो, और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है, और इसकी शेप होती है इनवर्स एस ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। टोटल कॉस्ट जो है वो सिंपल है, दोनों का समेशन है। हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट कभी मत करना, उसे ऊपर से स्टार्ट करना, क्योंकि जीरो लेवल पे वो हमेशा किसके इक्वल होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट के। शेप सेम इनवर्स एस शेप बनेगी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से। टीवीसी के पैरेलल होगा क्योंकि उनके बीच का गैप इज फिक्स कॉस्ट। आज के लिए इतना ही, टोटल कॉस्ट खत्म है। अगली क्लास में करेंगे एवरेज और मार्जिनल। ठीक है, जिसका प्रोडक्शन छूटा है बेटा प्लीज, 4 लेक्चर होंगे, चारों के चारों कंप्लीट कर लो भाई, फटाफट फटाफट कंप्लीट कर लो, और कॉस्ट फिर हम अगली क्लास से कंटिन्यू करेंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।